वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है उसमें 7th और 8th फरवरी के न्यूज़ को शामिल किया गया है। इसमें आप देखोगे ऑब्वियसली जो 6th को शाम को आया था आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था, जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि ना उसमें बहुत सारे फाइनेंस के टर्म है, तो एक अलग सा वीडियो बनेगा और उसमें वो फाइनेंस के टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए उस वीडियो को थोड़ा अलग रखा गया है। तो आरबीआई वाले के न्यूज़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो हमारे काम के न्यूज़ हैं ऑलमोस्ट सारे शामिल कर दिए गए हैं। एक दो स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, उसको शामिल नहीं किया है इसमें। कारण है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लिया जाएगा ताकि कोई भी न्यूज़ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सा न्यूज़ कवर किया गया है एक बार उसको फटाफट देख लें, और फिर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन का जो होगा उसमें ना टाइम स्टैम्प के साथ ये सारे न्यूज़ के हेडलाइंस को उसमें शामिल किया गया है, ताकि अगर आप जिस हेडलाइंस को देखना चाहते हो आप उस पर क्लिक करके वापस जा सकते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन वाला चीज़ भी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ सारे जो न्यूज़ के हेडलाइंस है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी चूज़ कर सकते हो। आप जानते हो मोदी साहब गए हुए हैं मलेशिया में उन्होंने बहुत सारा एग्रीमेंट वगैरह किया है, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू उन्होंने इनॉग्रेट किया है बस्तर पंडम फेस्टिवल, जो जगदलपुर में है, छत्तीसगढ़ में। इंडिया ब्लैक स्वान समिट मीटिंग हुई थी भुवनेश्वर में। तो ब्लैक स्वान समिट मीटिंग होता क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि पल्सेस दलहन बोलते हैं ना हिंदी में इसको, भारत सेल्फ रिलायंट हो जाए, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा इंपोर्टर पल्स का, दलहन का वर्ल्ड में इंडिया है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया है अमलाहा, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। उसके बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था अमित शाह ने फॉर्मली लॉन्च कर दिया है भारत टैक्सी। ठीक है, तो पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने भारत टैक्सी के साथ समझौता किया है वो स्टेट आपका है दिल्ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने ताली महादेवा जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इन केरला, उसको घोषित किया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मेघालय में एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ आया था जिसमें 27 वर्कर्स एक इलीगल रैट कोल माइन ब्लास्ट में मारे गए थे। फिर भारत की रूबल नागी को $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। थर्ड वर्ल्ड डिफेंस शो ये स्टार्ट हो गया आपका सऊदी अरेबिया में, और भारत के तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, वो इसमें शामिल होने गए हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड उसने टेस्ट किया है अग्नि 3 मिसाइल को फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर, उसके बारे में देखेंगे। वीओसी पोर्ट, ठीक है, जो तमिलनाडु में है, ये भारत का पहला पोर्ट है जिसने एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसकी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो मर्ज कर जाएगा किसके साथ, आरईसी के साथ। ठीक है, जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमन ने इसका अनाउंसमेंट किया था कि ये दोनों एनबीएफसी जो है ना वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, एक बड़ा सा एनबीएफसी बनेगा। उसके बाद दोनों के बोर्डों ने ये डिसीजन लिया है। ये भी आपने सुना होगा, कोटक महिंद्रा भारत का पहला कस्टोडियन बन गया है जिसने फुल्ली डिजिटली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड कर लिया है। इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, कस्टोडियन होता क्या है। ठीक है, निकोलस मदुरो गवर्नमेंट को हटा दिया गया है फ्रॉम वेनेजुएला से, और वेनेजुएला जानते हो उसके पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल का भंडार है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ऑयल जो है ना इंडिया खरीदे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2 मिलियन बैरल ऑयल खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है, भारत सरकार ने डीप टेक को एज अ स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्नाइज किया है अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका डिटेल क्या है, और ये भी आपने सुना होगा, आयुष महात्रे की जो टीम है उसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है और इंडिया ने ये 6th टाइम आपका जीता है। ठीक है, ये सारा डिटेल में करेंगे, जैसे एग्जाम्स में पूछते हैं उस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो
स्टार्ट करते हैं पीएम मोदीज विजिट टू मलेशिया। मोदी साहब हैं और ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। मोदी साहब 2024 में अनवर इब्राहिम भारत आए थे। तो जब अनवर इब्राहिम भारत आए थे ना 2024 में, तो फिर इंडिया और मलेशिया एग्री किया था कि दोनों का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि एक बहुत हाई लेवल पे दोनों का बायलैटरल रिलेशनशिप होना चाहिए। 2024 में इंडिया और मलेशिया का रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट थी इन मलेशिया। देखो इस तरह का जो भी इवेंट होता है, ठीक है, जब मोदी साहब वहाँ पे पहुँचे कोलालमपुर एयरपोर्ट पे, तो उनको रिसीव करने के लिए खुद आए थे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर दातो सेरी अनवर इब्राहिम। इसका मतलब ये दर्शाता है कि मलेशिया इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कितना इम्पोर्टेंट मानता है। मोदी साहब तीसरी बार मलेशिया गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम गए थे 2015 में, फिर 2018 में ना ब्रीफली वो गए थे मलेशिया, क्योंकि उस समय मलेशिया में एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था जिसके प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर महातिर मोहम्मद। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वो मलेशिया गए थे। और इसका मतलब 2026 का जो विजिट है उनका थर्ड विजिट हो गया। उन्होंने वहाँ पे देखो क्या क्या किया। वो मिले आज़ाद हिंद फौज के वेटरन से। आज़ाद हिंद फौज को ना इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं, इंग्लिश हो गया ना INA, अभी आ रहा है इस पे। दो वेटरन फौजी कौन थे? जयराज राजा राव, जो आज़ाद हिंद फौज के बालक सेना के पार्ट थे। राधा कृष्णन, ये प्रेसिडेंट है नेताजी वेलफेयर फाउंडेशन के। थोड़ा सा आज़ाद हिंद फौज के बारे में जान लो। आज़ाद हिंद फौज जो है ना, इसकी स्थापना, इसका फाउंडेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। इसका जो फाउंडेशन है ना, उसने किया है मेजर मोहन सिंह ने, या कैप्टन मोहन सिंह। ये देखो कौन है। उस समय आप जानते हो इंडियन आर्मी थी, उसको इंडियन ब्रिटिश आर्मी बोलते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन हमारे देश पे रूल करता था। बहुत सारे सैनिक थे इसमें। इंडियन सैनिक ब्रिटिश ने बहुत जगह डिप्लॉय कर रखा था। 1942 में 41 में शायद सिंगापुर को जापान ने हरा दिया। ठीक है, और वहाँ से ब्रिटिश जितने सारे थे ना ब्रिटिशर्स को उसने वहाँ से भगा दिया। तो जो इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स थे उसको इकट्ठा किया गया और एक फ़ौज बनाई गई जिसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज। इसके हेड कौन थे? मोहन सिंह। इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था अंग्रेज़ों को भारत से भगाओ, और जापानी इसमें पूरा हेल्प कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ था USA, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस तो कैप्चर हो ही चुका था आपका जर्मनी से। दूसरे तरफ थी आपकी जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भागकर चले गए थे जर्मनी। फिर जर्मनी से वो आए सिंगापुर में। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने कमांड संभाल ली। ठीक है, तो ये याद रखना कि आज़ाद हिंद फौज जो है ना, या इंडियन नेशनल आर्मी, इसके फाउंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं। इसके फाउंडर मोहन सिंह हैं। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को एक नया डायरेक्शन दिया, और वो जो फेमस स्टेटमेंट है ना, जय हिंद, ये उन्होंने ही दिया था। ठीक है, वो छोड़ो। एग्ज़ाम में देखो क्या पूछेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मलेशिया गए थे तो वो जयराज राजा राव से मिले थे। वो कौन हैं? राधा कृष्णन से मिले थे। वो कौन हैं? ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे जो मलेशिया में रहते हैं। थोड़ा ये रखना। ठीक है, दूसरा ये याद रखना, मलेशिया में बेसिकली 3 तरह की कम्युनिटी हैं। एक जो एथनिक मले पॉपुलेशन है, फिर वहाँ पे है चाइनीज़, और फिर वहाँ पे थर्ड पे आता है ना इंडियन। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वहाँ पे, वो है आपका मले पीपल का। ये सेरी अनवर इब्राहिम वही हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइनीज़ है, थर्ड पे आपके इंडियन। ये बेसिकली अधिकतर तमिलनाडु से गए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मलेशिया में इस तरह का सिस्टम बन गया है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास होता है, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो एक मलय होता है। बिजनेस कंट्रोल करता है चाइनीज़,
और इंडियन 3rd रैंक पे है। तो इसलिए देखो नाम से भी ये सब क्या लग रहा है आपको, साउथ इंडियन लग रहे हैं, बेसिकली ये तमिलनाडु के हैं। यहाँ तक ठीक है। दूसरा जो काम का चीज़ याद रखना है, दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है, दोनों के बीच ऑफिशियल डिस्कशन जो हुआ ना, वो हुआ है आपका सेरी परदाना। ये सेरी परदाना क्या है, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अनवर इब्राहिम या प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। याद रखना, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसका ऑफिशियल रेजिडेंस का क्या नाम है, सेरी परदाना। ये है कहाँ पे, ये है आपका पुत्रजया। देखो ऐसे याद रखना, जब भी आप सुनते हो मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल क्या है, आप हमेशा सुनते हैं कुआलालंपुर, है ना, हर जगह सुनते हो। कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया की कैपिटल है। लेकिन याद ये रखना, कुआलालंपुर से थोड़ा दूर पे इन्होंने एक नया सा छोटा सा शहर बसा दिया है, उसका नाम रखा है पुत्रजया। पुत्रजया जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है मलेशिया का। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब जो रहते हैं ना, वो कहाँ पे रहते हैं, पुत्रजया में रहते हैं। और उनका ऑफिशियल रेजिडेंस भी कहाँ पे होगा, पुत्रजया में ही होगा ना। तो मलेशिया के जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है उसका नाम है सेरी परदाना, और ये बेसिकली है कहाँ पे, पुत्रजया में। तो फिर इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उसका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका है 7 लोक कल्याण मार्ग। पहले इसको रेस कोर्स बोलते थे ना, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है 7 लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहता है, व्हाइट हाउस, है ना। ठीक है, जो रशियन प्रेसिडेंट है उसके जगह का नाम क्या है, क्रेमलिन। जो यूनाइटेड किंगडम का जो प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ रहता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इस तरह का जीके का क्वेश्चन होता है ना, उस तरह से थोड़ा इसको याद रखना। ठीक है, तो मलेशिया वाले का हो गया सेरी परदाना। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो रहते हैं कहाँ पे, 7 लोक कल्याण मार्ग पे। यूएस का प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में। आपका रशियन प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, क्रेमलिन मॉस्को। यूनाइटेड किंगडम, इसका प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट रहता है आपका बेसिकली इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट। डाउनिंग है ना, डाउन से बना है, डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, इस तरह से थोड़ा जीके का याद रखना। अब देखो, दोनों वहाँ पे मिले, उसके बाद दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट और एमओयू हुआ होगा। टोटल कितने हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा मेरा नहीं है, टोटल 11 हुए। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे ना तो वो सिर्फ नंबर ऑफ एग्रीमेंट एंड एमओयू पूछ के छोड़ देता है, तब तो बड़ा काम आसान हो जाता है हमारा। टोटल कितने हो गए, 11। अगर डिटेल में आ गया तब तो फिर थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट में क्या है, दोनों कंट्री कोऑपरेट करेंगे ऑन ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल का मतलब हो गया ना, ये आपका टीवी वगैरह पे करेंगे, दूरदर्शन, प्रसार भारती और मलेशिया की जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है उनके बीच में होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट पे होंगे। भारत के तरफ से सीबीआई ने एग्रीमेंट साइन किया है मलेशिया के काउंटर पार्ट के साथ फॉर कम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग करप्शन। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में ना दोनों कंट्री एक दूसरे को मदद करेंगे। मतलब भारत बेसिकली ट्रेनिंग देगा मलेशिया के फोर्सेस को फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। दोनों सेमी कंडक्टर में कोऑपरेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो भारत का है वो मलेशिया के वर्केसो के साथ सोशल सिक्योरिटी पे समझौता किया है उसने। दूसरा, मलेशिया ने क्या किया है, उसने रेटिफाई कर दिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसका मतलब मलेशिया अब फॉर्मली ज्वाइन कर लेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना, ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है। मैसूरू आप जानते हो कहाँ है, ये आपका कर्नाटका में। वहाँ पे ना 2023 में जो 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने लॉन्च किया था ना, प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए, उसका 50 इयर्स का सेलिब्रेशन किया गया था मैसूरू में 2023 में। वहाँ पे मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करेगा, जिसमें 7 है ना एनिमल्स ऑफ कैट फैमिली, उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। और इसमें वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाएगा जहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं और जो इनके कंजर्वेशन में
हाथ बटाना चाहते हैं। तो ये 7 कैट कौन कौन सी है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है, इसका मतलब शेर हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड तेंदुआ को बोलते हैं ना, स्नो लेपर्ड होता है हिम तेंदुआ, फिर चीता होगा, जैगुआर हो गया, प्यूमा। भारत में जैगुआर और प्यूमा नहीं पाया जाता। ठीक है, चीता को तो भारत में अभी कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया ना, तो भारत में अब चीता हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में पाया जाता है। तो जैगुआर और पुमा भारत में नहीं पाया जाता, बाकी 5 जो है ना वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनाउंसमेंट क्या था? भारत अपना पहला कॉन्सुलेट जनरल खोलेगा इन मलेशिया। फिर एक थिरुवेलर सेंटर खुलेगा इन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। देखो 2024 में जब अनवर इब्राहिम भारत आए थे ना, तभी ये समझौता हुआ था कि एक थिरुवेलर सेंटर खुलेगा इन यूनिवर्सिटी ऑफ मलया कोलालमपुर में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो थिरुवेलर महान सेंट थे कहाँ पे? तमिल भाषा के। ठीक है, और आप जानते हो वहाँ पे अधिकतर जो इंडियंस रहते हैं ना मलेशिया में, वो मलेशियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है वो लोग, लेकिन मलेशियन है, वो अधिकतर तमिलनाडु से गए हैं। तो ये वहाँ पे विधिवत आपका डेडिकेट करके खोला गया। NIPL, ठीक है, NIPL क्या है? एंड पेनेट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन क्रॉस बॉर्डर QR बेस्ड मर्चेंट पेमेंट। QR का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पांस। जब आप देखते हो ना, जब आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन दुकान वगैरह में, तो सपोज करो पेटीएम का ही अगर आप यूज़ करते हो, तो एक QR कोड होता है, आप उसको स्कैन करते हो, उसके बाद फिर मर्चेंट के अकाउंट में पेमेंट चला जाता है। उसको वही चीज़ को जो QR कोड वाला होता है ना, उसको QR क्विक रिस्पांस बोलते हैं। ठीक है, NIPL क्या हो गया? NIPL हो गया NPCIL इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। भारत में जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो सिस्टम है, क्विक पेमेंट सिस्टम है, इसको NPCI ने शुरू किया ना, और वही इसको मैनेज करता है। तो इस तरह के UPI को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए NPCIL ने एक नई कंपनी, एक अलग सी कंपनी बना रखी है जिसका नाम है NPCIL इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उसने मलेशिया की कंपनी पेनेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि दोनों देशों के बीच में QR बेस्ड मर्चेंट पेमेंट इनेबल किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि UPI अभी लॉन्च हो गया, नहीं। UPI जो फुल्ली तरह से लॉन्च हुआ ना, वो सिंगापुर में हुआ है, मलेशिया में अभी ये नहीं हुआ है, ये पहला स्टेप है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साइबरजेरिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इन रिसर्च इन आयुर्वेदा, इसके बीच में हुआ है, इसको स्किप मार सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ना 10th मीटिंग ऑफ इंडिया मलेशिया फोरम, ठीक है, CEO फोरम, इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? पुत्रजया, है ना, मलेशिया में ही हुआ था। एक चीज़ याद रखना, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर भी किया था, मलेशिया में सेकेंड लार्जेस्ट PIO पॉपुलेशन पाया जाता है। PIO पॉपुलेशन क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यानी कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, पहले ये कभी इंडियन सिटीजन थे या उनके पिछले 4 जनरेशन में। आज का जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, वो भारत के निवासी थे, यहाँ के रेजिडेंट थे, उनको कहते हैं PIO। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा PIO रहते हैं कहाँ पे? US में, और सेकंड पे कौन आता है? मलेशिया। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, डायस्पोरा का मतलब होता है ना, जब भी हम लोग बात करते हैं डायस्पोरा, तो इसमें कौन आ जाता है? PIO प्लस NRI। PIO तो वो हो गया जो पहले कभी इंडियन सिटीजन थे, या फिर वो कभी इंडियन सिटीजन थे नहीं, लेकिन पिछले 4 जनरेशन में वो इंडिया में रहते थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। जब NRI कहते हैं ना, ये इंडियन सिटीजन है लेकिन ये इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं। बाहर क्यों गए? बिजनेस करने के लिए गए हैं, जॉब वगैरह करने के लिए गए हैं, उसको हम लोग डायस्पोरा में शामिल करते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, वो है आपका US में। सेकंड पे कौन आता है? UAE, और थर्ड पे कौन आता है? मलेशिया। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट PIO पॉपुलेशन US के बाद मलेशिया में है। डायस्पोरा की बात करेंगे तो पहले US, फिर UAE, फिर थर्ड पे मलेशिया आपका आ जाएगा। मलेशिया बेसिकली एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आसियान का पार्ट है। कैपिटल क्या है? कोलालमपुर।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ है? पुत्रजया, और उसकी करेंसी क्या है? रिंगिट। प्राइम मिनिस्टर तो कौन है? अनवर इब्राहिम। ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर फटाफट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू, उन्होंने इनाग्रेट किया है बस्तर पेंडम फेस्टिवल एट जगदलपुर। ठीक है, देखो सिंपल सा याद रखना, जगदलपुर जो है ना, ये डिविजनल हेडक्वार्टर है किसका? बस्तर का। बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ आप जानते हो बेसिकली एक ट्राइबल स्टेट है। बस्तर हॉटबेड है LWE का। LWE होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। आप सुनते हो ना माओवादी माओवादी, जिसको मोदी, जो अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार उसको ख़त्म कर दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान से। बस्तर भारत में अब वो गिना चुना एरिया है जहाँ पे अभी भी माओवादी या माओइस्ट एक्टिव हैं। ठीक है, वहीं पे इनॉग्रेट किया है बस्तर पेंडुम फेस्टिवल को। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर थे रमन डेका और चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साय, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं ना, उनका एक फेस्टिवल है। ठीक है, इसमें ट्राइबल डांस, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल ट्राइबल कुजीन, इंडिजिनस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को डिस्प्ले किया जाता है, डांस परफॉर्मेंस वगैरह होता है। ये हर साल होता है। और इस बार इनाग्रेट करने कौन गई थी? प्रेसिडेंट मुर्मू। सिंपल सा याद रखना, बेहद सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बस्तर पेंडुम फेस्टिवल को किसने इनाग्रेट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। हुआ कहाँ था? जगदलपुर। ठीक है, वो हेडक्वार्टर है किसका? बस्तर डिस्ट्रिक्ट का। इतना याद करिएगा, बहुत है। हम लोग प्रेसिडेंट पे ही रहते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अटेंड किया था इंडिया ब्लैक स्वान समिट। ये कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में। पहले समझ लो ब्लैक स्वान, इसको बिल्कुल सिंपल से ऐसे समझो, जैसे कोई इवेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि भाई पहले से होगा, इसका ये इम्पैक्ट होगा, ये प्लस माइनस पॉइंट इसका ये होगा। कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं ना जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और उसके रिजल्ट्स भी क्या होते हैं? अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जब वो हो जाती है ना इवेंट, उसके बाद पता चलता है क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। इस तरह का जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होता है, इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, फ्रेज, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, उसको कहते हैं क्या? ब्लैक स्वान इवेंट। ठीक है, ये ब्लैक स्वान समिट मीटिंग आपका हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक है, 5 और 6 फरवरी को पीछे वाली वीडियो में मिस हुआ था। तो जब भी हम लोग इस तरह का चीज़ पढ़ते हैं तो पहला ब्लैक स्वान होता क्या है, वो तो आपने जान लिया, जो अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है जिसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, और उसके प्लस क्या होते हैं, माइनस क्या पॉइंट होते हैं, वो पता नहीं चलता। दूसरा, कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने, और सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क GFTN, ये सिंगापुर की एक रिसर्च थिंक टैंक है। ठीक है, इसमें वही है। ब्लैक स्वान इवेंट जो है ना, सबसे पहले उन्होंने कराया था कहाँ पे? पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पर्थ का बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड भी है ना आपका, वहाँ पे से पहले हुआ था। उसके बाद ना विश्व के बहुत सारे स्टेट्स, सॉरी एशिया पैसिफिक के बहुत सारे रीजन में ना ये ब्लैक स्वान इवेंट करवाए जाते हैं। तो इस पर किया गया कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इसका मकसद क्या था? सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए थे और डिस्कस करने के लिए, ये जो इनोवेशन होता है ना और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होता है, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और इसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हिला के रख देता है। जैसे सबसे बड़ा डिसरप्टिव क्या हुआ था जब कंप्यूटर आपका आया था। पहले सारा काम पेपर पे होता था, हाथ से लिख कर होता था, अब सारा चीज़ कंप्यूटर से होता है। AI भी आपका डिसरप्टिव है। ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए थे वो लोग वहाँ पे। तो फिर भारत नेत्र इनिशिएटिव क्या है जिसके तहत ये ब्लैक स्वान समिट ऑर्गेनाइज किया गया था? भारत नेत्र इनिशिएटिव जो है ना, इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विथ GFTN के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? उड़ीसा को डेवलप करना एज अ हब फॉर फिनटेक, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे ना उड़ीसा का सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है।
जिसमें सिंगापुर गवर्नमेंट उड़ीसा को हेल्प कर रहा है इन हाईटेक सेक्टर्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स भी खोले जा रहे हैं। ठीक है, ताकि मैन पावर तैयार हो, प्लस सिंगापुर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इन उड़ीसा। ये क्लियर है आपका? इंडिया ब्लैक स्वान समिट में 3-4 चीज़ याद रखना है हमें। फिर भारत में ही रहते हैं, है ना, हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन फ्रॉम अमलाहा। ठीक है, देखो इसको लॉन्च किया गया है फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर। ये स्टैटिक जीके का पॉइंट बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, फूड लेग्यूम रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे? अमलाहा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहीं पे मीटिंग हुई थी, सारे एक्सपर्ट्स भी इकट्ठे हुए थे और शिवराज सिंह चौहान ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन। ठीक है, इन्होंने घोषणा की कि भारत में 1000 पल्स मिल्स सेटअप किए जाएंगे इन अ क्लस्टर मॉडल। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह बोलते हैं ना, समूह बना के खोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो दलहन का उत्पादन होता है उसका जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करोगे तब तक वो खाने के योग्य होता नहीं है ना, इसके लिए खोला जाएगा पल्स मिल। गवर्नमेंट कहता है हर पल्स मिल को 25 लाख रुपीज़ का एक सब्सिडी मिलेगा। और फिर ये जो एरिया है जो कैटर करेगा पल्स मिल, क्लस्टर है ना, ठीक है, तो उस एरिया में जितने सारे किसान आते हैं, अगर वो किसान ज्वाइन करते हैं इस पल्स मिल्स के साथ, यानी कि वो अपना जो पल्स का उत्पादन करेंगे वो इन मिल्स को देंगे, तो उनको इनकरेज करने के लिए शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि इन फार्मर्स जो भी इस क्लस्टर को ज्वाइन करेगा ना, उसको एक सीड किट्स मिलेगा। सीड किट्स का मतलब क्या होगा? हाई क्वालिटी पल्स का सीड मिलेगा। और उनको ना गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपीज़ असिस्टेंस के रूप में मिलेगा पर हेक्टेयर। इसका मतलब अगर उस किसान के पास 3 हेक्टेयर ज़मीन है जिस पे वो पल्स का उत्पादन करेगा तो गवर्नमेंट उसको 30,000 रुपीज़ भी देगा। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा? भारत में पल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। कभी मत भूलना, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्स है ना, वो भारत है। ठीक है, और आज से नहीं, लगभग 20 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रहा है कि इंडिया आत्मनिर्भर बन जाए पल्स में और पाम ऑयल में, दोनों में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड याद रखना, भारत में टॉप पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है भारत में सबसे ज़्यादा पल्स का प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे कौन है? राजस्थान। टॉप 3 स्टेट्स MP, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर स्टेट न्यूज़ में ही रहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था, अमित शाह जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन हैं, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, सॉरी कोऑपरेटिव नहीं, कोऑपरेशन, जिसके अंदर आपका ये सहकारिता, हिंदी में उसको सहकारिता बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। उन्होंने दिल्ली में ऑफिशियली लॉन्च किया था भारत टैक्सी। ये भारत का पहला राइड हेलिंग टैक्सी सर्विस है जो कोऑपरेटिव्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने किया, तो जो पहला स्टेट है जो इसमें ऑफिशियली शामिल हुआ है वो स्टेट कौन है? दिल्ली। ठीक है, स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो भारत का पहला स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी जिसने भारत टैक्सी में ऑफिशियली ज्वाइन किया है, उसके साथ समझौता किया है, वो है दिल्ली। ठीक है, अब देखो ये याद रखना, ये जो भारत टैक्सी है ना, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो बेस्ड है कहाँ पे? लखनऊ। ये तो याद रहेगा, पिछले बारे में बताया, फिर रिपीट कर रहे हैं। शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड लखनऊ बेस्ड जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में जो रजिस्टर्ड हुआ है, वो इसको मैनेज करता है। इसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आप जानते हो शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव्स में जो भी ड्राइवर हैं उनको सारथीज बोला जाता है। इफ्को टोक्यो के साथ भारत टैक्सी ने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें जितने सारे ड्राइवर्स हैं उसको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी है ना, वो पेटीएम प्रोवाइड कर रहा है। डिजिटल पेमेंट पार्टनर का भी कौन है? पेटीएम। और जो ड्राइवर्स को जब कार वगैरह खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? SBI। ये तो याद रहेगा, दिल्ली वाला याद रखना। फिर
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने ताली महादेवा को, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ना जो केरला में है, उसको डिक्लेयर किया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ASI देखो क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। उसने इसकी घोषणा की है किस कानून के तहत, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इस कानून के तहत ASI के पास पावर है कि वो किसी भी मॉन्यूमेंट को ना घोषित कर सकता है राष्ट्रीय धरोहर या मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो लेटेस्ट उसने किसको किया है, ताली महादेवा, नाम से ही लगता है ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, पलक्कड़ में है इन केरला। ठीक है, ये याद रखना। देखो ये स्टैटिक वाला पोर्शन मान लो, कल्चर का मान लो या करंट इवेंट्स मान लो, जो भी मान लो, आपसे पूछेगा ताली महादेवा जो मॉन्यूमेंट है ना, जिसको रिसेंटली नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है, पलक्कड़, कहाँ पे, केरला। ठीक है, रैट कोल माइंस, इसमें ब्लास्ट हुआ और जो न्यूज़ आ रहा है उसमें 27 वर्कर्स का डेथ हो गया था। ये हुआ था कहाँ पे, मेघालय। ठीक है, ये देखो न्यूज़ था। देखो ट्रेजिडी जो है ना, जिसमें ट्रेजिडी हो जाता है, जैसे आपका याद होगा ना अजीत पवार का डेथ हो गया था बारामती में प्लेन क्रैश में, है ना, ये ट्रेजिडी है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है अजीत पवार से, या फिर पूछेगा ना उनका प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा था, मुंबई से आपका जा रहा था बारामती। उसी तरह ट्रेजिडी हो गया, कहीं पे भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग मर गए, कहीं पे फ्लैश फ्लड आ गया, इस तरह के न्यूज़ में ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो थोड़ा उस तरह से ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसको याद रखना। ये कोल माइन जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था ना, वो एक्चुअली है कहाँ पे, मयन सिंगनाथ विलेज, कहाँ पे, ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ मेघालय। ये याद रहेगा प्लेस का नाम। या फिर ऐसे पूछेगा मयन सिंगनाथ विलेज जो अभी न्यूज़ में था, वो कहाँ स्थित है, वो बेसिकली कहाँ पे, ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ है, मेघालय में। ऐसे करके भी पूछ लेता है। रैट होल माइनिंग क्या होता है, जैसे देखो अब जो मॉडर्न माइन होता है ना, उसमें प्रॉपर ढंग से माइनिंग किया जाता है और इस तरह से किया जाता है कि उसमें जो माइन वर्कर है ना, उनके सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है वो ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबको सेफ किया जाए। रैट होल माइनिंग क्या है, वो बेसिकली क्या करते हैं, छोटा सा छेद करते हैं जिसमें कि एक आदमी जा सके, है ना, ये जा सके अंदर और फिर कोल निकाले और फिर इसको वापस बाहर निकाल ले। रैट का मतलब होता है चूहा। आप देखते हो चूहा जो छेद करता है ज़मीन में, वो कितना छोटा सा होता है, बस एक चूहा ही जा सकता है और बाहर निकल सकता है। इस तरह के माइनिंग होते थे, बहुत पुराना तरीका है माइनिंग का। बाद में इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन मेघालय ने पहले इसका विरोध किया। फिर बाद में उसने क्या किया, इसको ट्राइबल एरिया में डाल दिया, 6 शेड्यूल में डाल दिया ना उसको। बाद में मेघालय गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हो इलीगल माइनिंग खूब होता है यहाँ पे। ठीक है, मेघालय में कहा जाता है उसके पास 559 मिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स है। और ये जो माइनिंग होता है ना, रैट होल माइनिंग मेघालय में कोयला निकालने के लिए, ये अधिकतर आपका बांग्लादेश जाता है। इसी में हुआ क्या, ब्लास्ट हुआ, 27 वर्कर मारे गए। तो हमारे काम के लिए क्या याद रखना है, मैन सिंगनाथ विलेज कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे, उतना याद रखना। और पता नहीं रैट कोल माइंस के बारे में पूछेगा तो याद रखना, बस वही चूहा वाला कंसेप्ट याद रखना, उससे आप आराम से बना लोगे। ये देखो ये है रूबल नागी, ठीक है, इनको मिला है 1 मिलियन ग्लोबल टीचर्स प्राइज। ठीक है, ये जो प्राइज़ है ना, इनको दिया गया था एट द 13th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मीटिंग 2026, जो हुआ था कहाँ पे, दुबई। दुबई कहाँ है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में भी कवर किया था, इस बार भी ध्यान रखना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, एक एनजीओ जो दुबई में है। एनजीओ का नाम क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। हाँ, वही है जो हर साल आपका करवाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। 13th गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था, उसमें इंडिया की तरफ से कौन गया, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ
अनुप्रिया पटेल, ये पिछले वीडियो में भी लोगों ने किया था, ठीक है। तो भारत को रिप्रेजेंट किया था अनुप्रिया पटेल ने, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है, ठीक है, राज्य मंत्री हैं, ठीक है। वो इसमें इंडिया को सपोर्ट किया था। रूबल नागी है कौन? रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन है, ये बेसिकली ना बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खोलता है, उसी के लिए किया है। एक चीज़ और ध्यान रखना, रूबल रूबल किसी देश का करेंसी भी है। रूबल करेंसी है किसका? रशिया का। थोड़ा साइड में ये ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यूएई है, पिछले वीडियो में आपने देखा था, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सब किसके पार्ट हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, है ना, जीसीसी, जिसके साथ भारत ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है फॉर निगोशिएटिंग एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, वो किया था ना। तो जीसीसी का न्यूज़ था पिछले वीडियो में। जीसीसी का एक मेंबर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिया रूबल नेगी को। जीसीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ना, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड डिफेंस शो, ठीक है। ये कब से कब तक हो रहा है? 8 से 12 फरवरी हो रहा है, यानी कि आज से शुरू हुआ है। इंडिया से रिप्रेजेंट किसने किया है? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, उसको हिंदी में कहते हैं रक्षा मंत्री, वो कौन है? राजनाथ सिंह। उनके नीचे है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, फॉर डिफेंस, संजय सेठ। तो ये संजय सेठ साहब हैं, ये भारत की तरफ से गए हैं कहाँ पे? 3rd वर्ल्ड डिफेंस शो में। इसके अलावा क्या रखना, ये जो वर्ल्ड डिफेंस शो है ना, ये रियाद में हो रहा है। रियाद कैपिटल है किसका? सऊदी अरेबिया के का। ये हर 2-2 साल पे होता है। जैसे पूछेगा वर्ल्ड डिफेंस शो जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया में हुआ था, वो कितने सालों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? एवरी 2 ईयर्स। इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ। ये देखो वहाँ पे भारतीय कंपनी क्यों जा रही है? भारत भी अब डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। 24-25 में टोटल जो डिफेंस का सामान का एक्सपोर्ट हुआ था ना, वो 23,622 करोड़ का था। और ये याद रखना, भारत का सबसे बड़ा जो मार्केट है ना डिफेंस का, वो कौन है? यूएस। यानी हम डिफेंस का सबसे ज़्यादा सामान ना यूएस को भेजते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भेजते हैं। राजनाथ सिंह ने टारगेट रखा है 28-29 तक भारत से जो कुल डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, ये होना चाहिए कितना? 50,000 करोड़, ठीक है। तो टारगेट है 50,000 करोड़ का। तो इस तरह का जो शो होता है ना, वर्ल्ड डिफेंस शो, वहाँ पे वर्ल्ड के डिफेंस की कंपनीज आती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है। एक अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें आप अपने नए क्लाइंट को ढूंढ सकते हो, उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, इससे आपका बिजनेस क्या होगा? अच्छा होगा। इंडिया से डिफेंस एक्सपोर्ट को पुश करने के लिए भारत जा रहा है 3rd वर्ल्ड डिफेंस शो में, ठीक है। अब जानते हो जब मिसाइल वगैरह टेस्ट होता है तो वो सब भी पूछा जाता है। एसएफसी ने टेस्ट किया है अग्नि-3 मिसाइल। एसएफसी क्या होता है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है। उसने अग्नि जो आईआरबीएम मिसाइल है उसका टेस्ट किया है। इसमें देखो याद क्या रखना है, ये टेस्ट कहाँ पे किया गया? ये टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है आपका, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट किया गया। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, कहाँ पे टेस्ट किया गया? खासियत क्या थी? इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर का मतलब होता है ना, एक ट्रक जैसा आपका होगा, ठीक है। वो ट्रक पे ये मिसाइल लॉन्च किया जाए, ट्रक पे ये मिसाइल होगा और वहाँ पे उसके लॉन्चर से इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ये ज़मीन पे स्टैटिक होकर भी लॉन्च हो सकता है, रेलवे चलती हुई रेल के थ्रू भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, और एक ट्रक के थ्रू भी इसको लॉन्च किया गया। इसका मतलब इस बार जो मेन फीचर था वो कौन सा टेस्ट किया गया? इसको मोबाइल जो गाड़ी थी यानी कि ट्रक से इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा जो हमें याद करना है वो अग्नि-3। अग्नि-3 जो भी मिसाइल है इसको डेवलप किसने किया है? इसको डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अग्नि मिसाइल है ना, अग्नि-3 सॉरी, वो आईआरबीएम है, फुल फॉर्म याद रखना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसका रेंज कितना है? 3 से 3,500 किलोमीटर्स, यानी 3,000 से लेकर 3,500 किलोमीटर्स तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये कन्वेंशनल वॉरहेड या न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। ये इंडियन आर्मी में इंडक्टेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो उसी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए फिर से किया गया था, जबकि इंडियन आर्मी के पास ऑपरेशनल है, ये याद रखना। ठीक है। SFC यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इसको सेटअप किया गया था 2003 में, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है ना, ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक पार्ट है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है भारत में जितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो डायरेक्टली इसके अंदर आते हैं। ये एक ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड का मतलब होता है इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है। और ये सीधा रिपोर्ट किसको करता है? CDS को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करता है। कभी गौर करना, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं जाते हैं ना, उनके साथ एक आदमी होता है, उसके हाथ में एक काला सा ब्रीफकेस आप देखोगे। वो ब्रीफकेस बेसिकली क्या है? वो समझ लो भारत का एटम बॉम्ब का ऑथराइजेशन का कमांड। वो अगर प्राइम मिनिस्टर को कभी कमांड देना होगा कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करो, बस वो ब्रीफकेस खोलेंगे, कमांड डालेंगे, कोड डालेंगे, कमांड करेंगे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट भी अपने साथ लेके चलते हैं, रशियन प्रेसिडेंट भी लेके चलते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी लेके चलते हैं, UK के प्राइम मिनिस्टर भी लेके चलते हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी अपने साथ लेकर चलता है। तो यही याद रखना, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है? ये बेसिकली वो विंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को संभालता है। इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में एक रियल खतरा है कि ड्रोन से हमारे देश पे अटैक हो सकता है। पाकिस्तान थ्रेटन भी करता है कि वो रिलायंस का जो ऑयल रिफाइनरी है ना, जामनगर, वो हमारे निशाने पे हम उसको उड़ा देंगे। वो अटैक कर सकता है या तो मिसाइल से या फिर ड्रोन से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, भारत के जितने भी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कमर्शियल हो, डिफेंस का हो या सिविलियन टारगेट्स, वहाँ पे एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। भारत का पहला पोर्ट मतलब बंदरगाह, जिसने एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम को लागू किया है ना, वो कौन है? VOC होता है VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भारत का पहला पोर्ट बना है जिसने एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया है। ये जो एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है ना, इसका रेंज कितना होगा? अप टू 5 किलोमीटर्स, यानी कि 5 किलोमीटर दूर तक के जो ड्रोन्स होंगे उसको ये मार गिराएगा। यही ध्यान रखना। देखो, भारत में जो पोर्ट होता है, बंदरगाह, वो दो तरह का होता है। दो तरह क्या है ना, एक होता है मेजर, फिर दूसरा होता है ना मीडियम और माइनर। ठीक है। तो एक पोर्ट होता है, इसको कहते हैं मेजर पोर्ट, और एक होता है मीडियम या माइनर। जो मीडियम और माइनर होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, हमारे काम के लिए अभी नहीं है, हम इसको स्किप मार सकते हैं। मेजर जो होता है ना, ये आता है भारत सरकार के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। भारत में 12 फंक्शनल मेजर पोर्ट हैं। एक अंडमान निकोबार का जो है ना पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, उसको दिया गया था, बाद में इसको ये स्टेटस हटा दिया गया था। एक वाधवान में बन रहा है आपका पोर्ट, 13th पोर्ट होगा। तो ऑपरेशनल जो पोर्ट्स हैं ना, वो टोटल कितने हैं? 12। वो थोड़ा सा याद रखना। तमिलनाडु में 3 हैं। एक तो चिदम्बरनार हो गया, इसको पहले बोलते थे आपका तुतिकोरिन पोर्ट। एक है कामराजर, इसको पहले एन्नौर बोलते थे, एन्नौर पोर्ट। और तीसरा कौन है? चेन्नई। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट हैं 3, चिदम्बरनार, कामराजर और चेन्नई पोर्ट। फिर देखो, तमिलनाडु से ऊपर जाओ ईस्टर्न कोस्ट में, तो आपका पड़ेगा विशाखापट्टनम। कहाँ पे? आंध्रा में। आंध्रा से ऊपर जाओ तो उड़ीसा है, पारादीप में। फिर वेस्ट बंगाल में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता। पहले इसको हल्दिया पोर्ट बोलते थे ना, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता। आप देखोगे ये सारे जो पोर्ट है ना, ये ईस्टर्न इंडिया में है, यानी कि ये किधर है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। तो टोटल कितना होगा? 3, 4, 5, 6। तो ईस्टर्न इंडिया में बे ऑफ बंगाल पे 6 पोर्ट्स बने हुए हैं। वेस्ट की ओर चलो, वेस्ट में क्या आ जाता है? अरेबियन सी। इसके कोस्ट पे कौन कौन सा पोर्ट है? केरला में है कोचिन पोर्ट, फिर है कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट, गोवा में है मोरमुगाओ
पोर्ट गुजरात में है दीनदयाल, इसको पहले कांडला बोलते थे, उसका नाम चेंज करके कर दिया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नभसेवा, ठीक है, और दूसरा है आपका मुंबई पोर्ट, यानी कि दो है, एक जवाहरलाल नेहरू है, दूसरा है मुंबई पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT या नभसेवा भी बोलते हैं। और भारत का जो 13th मेजर पोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहाँ पे, वाधवान। वाधवान कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये हो गया वेस्ट में, तो वेस्ट में कितने पोर्ट है मेजर, 6, 7वां भी कंस्ट्रक्शन में है। और ईस्ट में कितने पोर्ट हो गए, 6। सबसे ज़्यादा पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा आपका। थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंस का कर लें हम लोग। इस बार का जो बजट आया था, ठीक है, 26-27 का, उसमें निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। उसमें एक अनाउंसमेंट किया था ना कि NBFC में कंसोलिडेशन किया जाएगा, और 2 NBFC का नाम लिया था, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इनको मर्ज करके एक बड़ा सा NBFC बनाया जाएगा, ठीक है, जो पावर सेक्टर को फाइनेंस करेगा भारत में। बजट के भाषण के बाद कल का न्यूज़ है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, REC जो उसका एक सब्सिडरी कंपनी है उसको मर्ज कर देगा PFC के साथ। ये बोर्ड वाला डिसीजन लिया है। इसके बाद और सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना शुरू कर दो। जो PFC है ये RBI के पास रजिस्टर्ड एज अ NBFC, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। REC जो है ना, ये भी आपका रजिस्टर्ड एज अ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका मतलब इसका रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है मर्जर का। दूसरा, जो REC है ना, इसको स्पॉन्सर किया था किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 2019 में उसने अपना 52.63% जो स्टेक था ना REC में, वो बेच दिया किसको, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। इसका मतलब आज के डेट में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का एक सब्सिडरी कंपनी है। और दोनों किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मनोहर लाल खट्टर है ना भाई, तो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंदर आते हैं PFC और REC। नाम से लगता है ये लोग काम क्या करते हैं। भारत सरकार का PFC में कितना स्टेक है, 56% स्टेक है। बाद में PFC ने क्लैरिफिकेशन दिया कि मर्जर होने के बाद, है ना, जो NBFC बनेगा वो एक गवर्नमेंट कंपनी ही रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहा है। यही ध्यान रखिएगा बस, इसमें ये थोड़ा सा टिडबिट है। ये भी न्यूज़ आपने सुना होगा, है ना, अगर बैंक वगैरह की तैयारी करते हो तो। भारत में पहला कस्टोडियन जिसने फुल्ली डिजिटली FPI को डिजिटली ऑनबोर्ड किया है, वो कौन है, कोटक महिंद्रा। यही सुना होगा ना आपने। इसका देखो मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल से शब्दों में, ठीक है। ये देखो है क्या, इसको पहले समझाते हैं। पहले तो देखो FPI का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि वो विदेशी जो भारत में बेसिकली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एक वर्ड यूज़ किया जाता है मार्केटिंग में, ऑनबोर्डिंग। मार्केटिंग का टर्म है कस्टमर ऑनबोर्डिंग। कस्टमर ऑनबोर्डिंग का मतलब क्या, जैसे आपने कभी सुना होगा, आपके पास फ़ोन आता है, आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। उसके बाद कहेगा आप आइए हमारे ब्रांच में, या ऑनलाइन भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको ये सारा काम किया जाएगा, या फिर आप हमारे ब्रांच में आ जाइए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो ऑन, इसका मतलब यहाँ पे बैंक वाला कौन सा काम कर रहा है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग का काम कर रहा है। कस्टमर ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है कस्टमर को अप्रोच करो, फिर उसको हेल्प करो, और फिर KYC वगैरह कंप्लीट करके ना उसका अकाउंट अपने यहाँ खुलवा दो, और उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करो। इसी को कहते हैं कस्टमर ऑनबोर्डिंग। कोटक महिंद्रा जो है वो, उसको सेबी ने कस्टोडियन का लाइसेंस दे रखा है। कस्टोडियन, 2 मिनट रुक जाओ, वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। कस्टोडियन का उसने लाइसेंस दे रखा है सेबी ने कोटक महिंद्रा को। इसका मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अगर वो कोटक महिंद्रा में
अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है, कोटक महिंद्रा का कस्टोडियन सर्विस अवेल करना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसका मतलब कोटक महिंद्रा से उसको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक वर्ड देखो कहीं कहीं यूज़ करता है ना, CAF, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप भी जब बैंक में अकाउंट खोलते हो ना, आपको भी ये फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। सेबी ने क्या कहा था, उसने कहा था ना कि जितना सारा जो अकाउंट वगैरह खुलेगा ना कस्टोडियन के पास FPI के द्वारा, आप डिजिटली कर सकते हो। बहुत सारे बैंक में आप डिजिटली अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है। उसने कहा कि आप ये काम कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो ये होता है ना कि जब आप अकाउंट खोलते हो ना, तो आपको KYC के तहत अपना साइन देना पड़ता है, साइन का सैंपल देना पड़ता है। अब ऑनलाइन अगर आप खोल रहे हो तो फिर आप अपना सिग्नेचर का सैंपल कैसे दे सकते हो, इसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो पास हुआ था ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रावधान है। इसमें क्या होता है कि एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। ठीक है। कॉम्पिटेंट बॉडी के द्वारा, उसके द्वारा ये ऑथराइज्ड बॉडी होते हैं जो एक कस्टमर के लिए ना ई सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वो उसकी वही मान्यता होती है जो कि एक नॉर्मल पेपर पे जो आप सिग्नेचर साइन करके देते हो, इसका मतलब वो लीगली आपका वैलिड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेबी कहता है कि आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाओ, डिजिटली करवाओ। फिर जो FPI कोटक महिंद्रा के पास कस्टोडियन का सर्विस लेने आया होगा ना, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी अपना सबमिट करना होगा, ताकि ये मान लिया जाएगा कि ये ऑनलाइन ये उसका सैंपल है। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी किसी ने इशू करके उसको दिया होगा, वही इशू करके देगा जिसको ऑथराइज किया गया है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। ये एक बॉडी होता है, वो आपका ये देता है। जो डिजिटल सिग्नेचर है ना इंडिया में, वो ऑपरेट करता है ऑन द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अंडर द IT एक्ट 2000। इसका मतलब कोटक महिंद्रा ने फुल्ली ऑनलाइन पहला बन गया है कस्टोडियन भारत में जिसने ऑनलाइन किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अकाउंट ओपन किया है। यही इसमें न्यूज़ था। हमें क्या ध्यान रखना है, पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, FPI। पहला कस्टोडियन जिसने ऑनलाइन ये सारा काम किया है वो कौन है, कोटक महिंद्रा। ये जो आपका है ना, जो कॉमन CAF क्या होता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको ऑनलाइन पूरा भरा जा सकता है। किस एक्ट के तहत गवर्न होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, और इसी के तहत जनरेट किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाय अ कॉम्पिटेंट बॉडी जिसको लाइसेंस मिला हुआ है। PKI का फुल फॉर्म पूछेगा, PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 से ध्यान में रखना। यही कहानी था कोटक महिंद्रा वाला। ये क्लियर है, यही याद रखना। कस्टोडियन क्या होता है वो भी समझ लें। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये मार्केट इंटरमीडियरी है जो लाइसेंस जिसको देता कौन है, सेबी। सेबी जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली है क्या, कोई भी आदमी अगर जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है उसको फिर क्या करना पड़ता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, उसको फिर एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है ना ट्रेडिंग का, कि आप शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जो डीमैट अकाउंट सुनते हो, डीमेटेरियलाइज अकाउंट, क्योंकि अब शेयर बॉन्ड वगैरह जो होता है या सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं, वो पेपर फॉर्म में नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो डीमैट अकाउंट खोलते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर आपके पास जमा रहता है। शेयर को खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, फिर उस पर आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत सारा पेपर वर्क है। एक आम आदमी 3-4 शेयर खरीदता है तो उसको पेपर वर्क करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंपनी जो सिर्फ शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता है, इसमें ट्रेडिंग वगैरह करता है, उसमें तो देख लो पेपर वर्क तो ह्यूज हो गया ना। कितने सारे शेयर्स खरीद रहा है, बेच रहा है, कब खरीदा, कितने पे बेचा, ये किया, टैक्स का कितना
उसका टैक्स का लायबिलिटी बनेगा, टैक्स के समय उसको पेपर जनरेट करके देना पड़ेगा कि इस भाव पे खरीदा, इस पे बेचा, उसके लिए 1000 तरह का पेपर वर्क हो जाता है। यहाँ पे आपका कुछ कंपनी उस इन्वेस्टर्स के पास आता है और कहता है आप चिंता मत करो, आपने जितने सारे शेयर्स वगैरह खरीदे हैं ना, आप वो हमें दे दो, उसका जो लेखा जोखा अकाउंटिंग है ना वो हम करेंगे, यानी कि हम मेंटेन करेंगे कब आपने खरीदा, कितने भाव पे खरीदा, कितने पे बेचा, और फिर सारा पेपर वर्क्स वगैरह हम तैयार करके आपको हम दे देंगे। सेटलमेंट का जो काम होगा उसमें भी हम हेडेक आपका नहीं होगा, हम उसको निपटा लेंगे। ठीक है, इसका मतलब उसने पेपर वर्क से उसको छुट्टी दे दी। तो ये कंपनी जो इन्वेस्टर को कह रहा है कि ये सारा हेडेक मेरा होगा ना, उस कंपनी को कहते हैं कस्टोडियन। जैसे कोटक महिंद्रा यहाँ पे कस्टोडियन हो गया, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहा है ना आप अपना सारा पेपर वर्क मुझे दे दो। तो क्या कोटक महिंद्रा जो ये काम करेगा क्या फ्री में करेगा? नहीं, इसके बदले वो उससे लेगा क्या? कमीशन। ये फी बेस्ड इनकम है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इसके बदले में वो फीस ले रहा है। ठीक है, कस्टोडियन इसी को कहते हैं। कस्टोडियन रेगुलेट कौन करता है? सेबी। शेयर मार्केट का काम है तो फिर रेगुलेटर कौन होगा? सेबी होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रहेगा, यही इसका मतलब होता है कस्टोडियन का। सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। फिर रिलायंस, ये न्यूज़ आया था कल या परसों, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा, और ये डिलीवरी जो ना अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो ऑयल है ना वो रिलायंस को बेचा जा रहा है एट डिस्काउंट। ठीक है, देखो इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड पैक्ट हुआ है, उसका एक ड्राफ्ट उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलीज हुआ था कल। मैंने जानबूझ के इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या क्वेश्चंस बन सकता है, उसके हिसाब से उसका बनाएंगे। ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये बेसिकली बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इसीलिए इसको ना फॉरेन ट्रेड एफटीए वगैरह कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, लीगली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इंडिया को कि आप रशिया का तेल मत खरीदो। इंडिया ने मना किया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा लगा दिया था टैरिफ। अब सारा घटा के उसने कितना 18% कर दिया ना टोटल। उस समय इंडिया कहता था रशिया हमें सस्ता तेल देता है ना, इसीलिए हम रशिया का तेल खरीदते हैं। शायद ये डील हुआ होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल का जो रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला का जो ऑयल है ना, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, वो बहुत हैवी होता है। उसको रिफ़ाइन करने के लिए विश्व में बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं जो ये रिफ़ाइन कर सकती है। यूएस में कुछ कंपनियां हैं जो इसको रिफ़ाइन कर सकती है, और भारत में कुछ कंपनियां हैं जो इसको रिफ़ाइन कर सकती है, जिसमें रिलायंस वाले भी हैं। जब यूएस ने अपना ट्रूप्स भेजा डेल्टा फोर्स, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उसको उन्होंने क्या किया? अब अरेस्ट कर लिया, एबडक्ट कर लिया, जो भी आप कहना चाहो, पकड़ के वो यूएस ले गए थे ना। और आप जानते हो यूएस के इस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। उसके बाद यूएस ने कहा है कि वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व्स है उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, और उसके तहत उसने कहा था कि हम ये फ्रेंडली कंट्रीज़ को देंगे। तो एक अमेरिकन कंपनीज इसमें बोला था उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्ट करो, और फ्रेंडली कंपनीज लाइक इंडिया का नाम लिया था उसने उस समय। तो यही है कि वहाँ का उसने क्या किया है, 2 कंपनी को लाइसेंस दिया है यूएस ने, विट्रॉल एंड ट्राफिवेरा को। ये 2 कंपनी है ना जो वेनेजुएला के ऑयल को बेचेंगे दूसरे को। तो रिलायंस वालों ने ये खरीदा है किससे? विट्रॉल से खरीदा है। इसको ये तेल डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। शायद ये एक इंसेंटिव है यूएस के द्वारा इंडिया को कि आप रशियन ऑयल कम खरीदो, क्योंकि यहाँ भी आपको सस्ता तेल मिलेगा। वो देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, यही कहानी है। इस पर एग्ज़ाम के हिसाब से क्या रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो ऑयल रिफाइनरी है वो है जामनगर में। जामनगर कहाँ है? गुजरात। ठीक है, इसी के कारण देखो भारत में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है ना वो गुजरात से होता है।
जामनगर में जो रिलायंस का इंडस्ट्री का जो रिफाइनरी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिफाइनरी है एट अ सिंगल प्लेस। ठीक है, ये देखो एग्ज़ाम के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये याद रखना। ऐसे भी पूछेगा वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको खरीदने के लिए भारत की कौन सी कंपनी ने अभी 2 मिलियन बैरल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो कौन होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और एवरग्रीन रहेगा, निकोलस मदुरो को कैप्चर करने के लिए यूएस ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, उसका कोड नेम क्या था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अभी वेनेजुएला में इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है, डेल्सी रोड्रिगेज। ये वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट थी, तो प्रेसिडेंट साहब है नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट बन गई आपकी प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज। यहाँ तक ठीक है, ये याद रखना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीप टेक को स्टार्टअप की श्रेणी में डाल दिया है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था स्टार्टअप इंडिया, है ना। स्टार्टअप इंडिया जो है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फुल फॉर्म याद रखना। ये किसके अंदर आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीयूष गोयल है ना अभी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। उसने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया में डीप टेक को भी शामिल किया जाएगा। तो पहले तो क्या होगा, इसमें पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा डीप टेक क्या होता है। DPIIT ने डिफाइन किया है डीप टेक को एज अ स्टार्टअप कंपनी जो डेवलप कर रहा है सॉल्यूशन बेस्ड ऑन न्यू साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड जो कंपनी ओन करता है और बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट नोवेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विथ प्लान्स फॉर कमर्शलाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ना, ये वहाँ पे क्या कर रहा है आप कह सकते हो पेटेंट करने की संभावना है और इसका एक कमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है। यह 3 क्राइटेरिया पे उसने उसको डिफाइन किया है। तो जो आपके डीप टेक होंगे उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो जो बेनिफिट मिलेगा इनको एलिजिबल होगा फॉर 20 ईयर्स। देखो अभी तक क्या होता था, यानी कि जो स्टार्टअप कंपनी बनी तो जिस दिन से वो बनी उसके अगले 10 साल तक उसको स्टार्टअप इंडिया के तहत बेनिफिट मिलेगा। इसमें कंसेशनल लोन्स वगैरह आपको मिल जाता है, टैक्स में बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन जो डीप टेक है ना स्टार्टअप्स, उसको 20 साल तक का मिलेगा क्या बेनिफिट्स, जबकि नॉर्मल वालों के लिए कितना है 10 साल, ये याद रखना 20 ईयर्स। फिर स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंपनी जो होगा, ठीक है, उसका जो एक तो फॉर्मेशन 10 ईयर्स, ठीक है, यानी कि जिस दिन उससे हुआ उसके अगले 10 साल तक उसको स्टार्टअप की श्रेणी में रखा जाएगा। स्टार्टअप को डिफाइन करने का दूसरा जो तरीका है ना वो है आपका टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, यानी कि उसका सेल 200 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो डीप टेक है कंपनी जो स्टार्टअप की श्रेणी में आएगा उसमें सेल्स का सीलिंग कितना किया गया है 300 करोड़, यानी कि जो डीप टेक स्टार्टअप होगा जिसका सेल 300 करोड़ से कम होगा उसको शामिल किया जाएगा एज अ अंडर द स्टार्टअप इंडिया। तो एक क्या हो गया 20 साल, नॉर्मल लोगों के लिए कितना है 10 साल। कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर 300 करोड़ से कम होना चाहिए, जबकि नॉर्मल के लिए कितना होता है 200 करोड़ होता है। ठीक है, तो फिर स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप होता है एक इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी होगा, या तो वो रजिस्टर्ड होगा एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फर्म के रूप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है LLP हो सकता है, या वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। लेकिन वो रजिस्टर्ड कहाँ होगा, भारत में। वो फोकस करेगा किस पे, इनोवेशन और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन। भारत में स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च किया गया था, 16 जनवरी 2016 से। और याद रखना दुनिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है तीसरे स्थान पे भारत आता है। फर्स्ट पे कौन है, US, सेकंड पे कौन है, चाइना, और थर्ड पे कौन है, इंडिया। ये याद रखना।
तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है यूएस में, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे कौन है? इंडिया है, ये ध्यान रहेगा। फिर एक छोटा सा कर लो स्पोर्ट्स का, ये भी आप जानते होंगे। जो इंडियन टीम है उसने जीत लिया है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, और ये जीता है कितना? रिकॉर्ड 6 टाइम। यानी कि सबसे ज़्यादा आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन बन गई है? भारत बन गई है। ये आप जानते होंगे। इंडिया ने फाइनल में किसको हरा दिया? इंग्लैंड को। और फाइनल कहाँ हुआ था? हरारे स्पोर्ट्स क्लब। हरारे स्पोर्ट्स क्लब कहाँ है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे में। वहीं पे आपका ग्राउंड था, वहाँ पे सॉरी हरारे में ही भारत और इंग्लैंड के बीच में फाइनल हुआ, जिसमें इंडिया ने हरा दिया इंग्लैंड को 100 रन से। स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है। प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। फाइनल में इन्होंने 175 रन बनाए थे 80 बॉल्स पे। ठीक है, कितना स्कोर किया कोई मतलब नहीं है। जो 16th आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है ना, इसको होस्ट किसने किया था? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने दोनों मिलकर किया था, लेकिन फाइनल कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे में। साइड का याद रखना, भारत ने इसको 6 टाइम जीता है। पहली बार जीता था 2000 में, जो हुआ था कहाँ पे? श्रीलंका। और कैप्टन कौन थे? मोहम्मद कैफ। दूसरी बार इंडिया ने इसको जीता 2008 में, कहाँ पे? मलेशिया में। कैप्टन कौन थे? विराट कोहली। थर्ड टाइम इंडिया ने जीता 2012 में, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उस समय कैप्टन कौन थे? उन्मुक्त चांद। फोर्थ टाइम जीता 2018 में, हुआ कहाँ था? न्यूजीलैंड में। कैप्टन कौन थे? पृथ्वी शॉ। फिफ्थ टाइम जीता 2022 में, हुआ कहाँ पे था? वेस्ट इंडीज में। उस समय कैप्टन कौन थे? यश धुल। और सिक्स टाइम 2026 में जीता था, और कैप्टन जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था। कैप्टन कौन है इसके? आयुष महात्रे। ये याद रखना, इस टीम का कैप्टन कौन था? आयुष महात्रे। थोड़ा सा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में देखो। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? आईसीसी। आईसीसी क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो याद रखना दुबई में है। दुबई कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, जय शाह अभी इसके चेयरमैन है ना। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो ऑर्गेनाइज करता है अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप। फर्स्ट टाइम हुआ था 1988 में, जिसको जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसके बाद 10 साल के बाद 1998 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उसको जीता था किसने? इंग्लैंड ने जीता था। 1998 में ही डिसाइड किया गया कि अब हर 2-2 साल के बाद आपका अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप होगा। इसका मतलब अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप कितने सालों पे होता है? एवरी 2 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सबसे सक्सेसफुल टीम कौन है? इंडिया। कितना जीता उसने? 6 टाइम्स। सेकंड पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। उसने जीता है कितना? 4 टाइम्स। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था उसमें ये सारे न्यूज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो थोड़ा भाई अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मॉनेटरी पॉलिसी पे एक अलग सा वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें हार्डकोर बैंकिंग एंड फाइनेंस है, उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।